ये है 250 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाली इकरा महानूर, जो अब ना सिर्फ घर में केक बनाकर लोगों को बेचती हैं, बल्कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज और नामवर कंपनीज के लिए भी केक तैयार करती हैं। जो लोग मुझे कहते थे कि यार जॉब कर लो, अब वो मुझे कहते हैं बताओ कितना कमा रही हो और हमें भी सिखा दो। सबसे पहले इकरा अपने बारे में बताएं, अपनी स्टडी के बारे में बताएं। मेरा नाम इकरा महानूर है, ठीक है, और मैंने स्टडी जो की है वो मैंने किया हुआ मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA किया हुआ है बेसिकली मैंने मार्केटिंग में। और बाकी जो है वो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था जब व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी इन BBA। तो और माशाल्लाह ये 7-8 इयर्स की जर्नी है। इकरा, ये एक बड़ी यूनिक सी बात है कि आपने MBA किया और MBA के बाद फिर आपने केक बनाना शुरू किया। आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये होता है लोग अगर BBA MBA करके किसी अच्छी कंपनी में किसी अच्छी फर्म में वाइट कॉलर जॉब करेंगे, तो इस चीज़ का आइडिया वो कैसे आया और ये कब स्टार्ट किया और कब पहला केक कौन सा बनाया? यार बेसिकली बिल्कुल सही कह रही हो। ये ऐसे लोगों के माइंडसेट होते हैं कि हम MBA करें या BBA करें, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं हम, तो हम ऐसा बिजनेस क्यों स्टार्ट करें, मतलब क्यों करें, ये हमारी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है। और मोस्टली लोग यही कहते हैं कि हम वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाएं। लेकिन मेरा शुरू से ना माइंडसेट यही था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई ओन, मतलब आई वॉन्ट टू बी माई ऑन बॉस। तो मुझे वाइट कॉलर जॉब वैसे ही नहीं करनी थी। तो जब मेरा BBA का फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर था ना, उससे पहले भी मैं 1-2 पंगे ले चुकी थी बिज़नेस के। लेकिन ये हुआ कि मेरी बहन की बर्थडे थी, सो आई मेड सम कपकेक्स और मैंने उन कपकेक्स की ना पिक्चर्स लेके ना डिफरेंट अपने सोशल ऐप्स पे ना पोस्ट कर दी। तो वहाँ से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। और जब वो फर्स्ट ऑर्डर आया, जाहिर है मतलब अब यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में हो और आपने कुछ अर्न किया है तो आपकी खुशी का तो वैसे ही अंदाज़ा ही नहीं होता। तो जो मेरी खुशी थी वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी मेरे लिए। और फिर वो एक जो ऑर्डर आया, मैंने उसकी पिक्चर्स लेके पोस्ट की, तो वहाँ से लोगों को अच्छा ये जो है वो अब मतलब बिज़नेस की तरफ आ रही है, मतलब ऐसा चीज़ें सेल कर रही है। तो फिर वहाँ से थर्ड और सेकंड फिर वो एक जर्नी जो है ना वो स्टार्ट होगी। बीच में इस जर्नी के बीच में मुझे ये बहुत दफ़ा सुनने को मिलता था कि अगर तुमने केक ये शेफ़ बनना है या अगर केक ही बनाने हैं, किचन जॉब करनी है, तो फिर MBA या BBA करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक पैशन था और बहुत ज़्यादा पैशन था, और वो क्रिएटिव वाला पैशन था। मुझे था कि मुझे क्रिएटिविटी की तरफ आना है, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे कहते थे कि यार जॉब कर लो, अब वो क्या कहते हैं फिर? अब वो मुझे कहते हैं बताओ कितना कमा रही हो और हमें भी सिखा दो। अच्छा, अब वो आपसे केक की रेसिपी पूछते हैं कि क्या जादू आपके हाथों में जो इतना खूबसूरत आप केक को डेकोर करती, इतना प्यारा बनाती हैं? यार एग्जैक्टली ऐसा है। वो लोग भी मतलब इवन जो लोग नहीं भी कहते थे और डीप इन साइड अगर शायद वो आपस में डिस्कस करते होंगे सब बातें, लेकिन माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सब, बहुत ज़्यादा, और अप्रिशिएट करते हैं। इवन रेसिपीज़ पूछते हैं और फिर मतलब वो ना केक के लुक को देख के कहते हैं कि यार यू आर मास्टर नाउ। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि आपने जब फर्स्ट केक बनाया तो पहले कितने केक्स का ऑर्डर आया आपको और कितने का एक केक आप सेल करती हैं? मैंने 250 रुपीज़ से ना सारे रॉ मटेरियल परचेज़ किए। मतलब उसमें ज़ाहिर है वो वाली कॉस्ट तो नहीं थी जो बेकिंग ओवन की आती है, जो आप बीटर की कॉस्ट लगाते हो, या इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की, वो वाली कॉस्ट तो मैंने इंक्लूड ही नहीं की थी ना। वो सिर्फ मेरी रॉ मटेरियल परचेज़ करने की कॉस्ट थी। वो मैंने लिया और मैंने उस कपकेक्स को बनाया और फिर मैंने उनको सेल किया और फिर वहाँ से मुझे प्रॉफिट जनरेट हुआ। वहाँ से मुझे नेक्स्ट ऑर्डर आया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब जो है वो मैं वेडिंग केक्स भी बनाती हूँ और 3-4 ईयर्स के केक होते हैं, 40-40 पाउंड्स के केक होते हैं। 250 से आपने अपना बिजनेस जो है वो आपने स्टार्ट किया। मुझे बताएं कि अब आप एक केक जो है वो आप कितने का सेल करती हैं और कितना खर्चा आता है एक केक को बनाने में? डिफरेंट फ्लेवर्स के हिसाब से और डिफरेंट पाउंड्स के हिसाब से जो है ना वो हम चार्ज करते हैं। तो पर पाउंड जो होता है वो होता है 2000 to 2400, और जो नॉर्मल केक्स होते हैं यानी कि कोई बैंटू केक हो गया वो भी 2000, मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो है ना वो 2000 है। स्टार्टिंग प्राइस 2000 है। मुझे ये बताएं कि जो आज आपने केक बनाया है, कैमरामैन अगर इनको दिखाएं तो बहुत खूबसूरत है। ये क्या किस थीम को आपने अपने दिमाग में रख के इस केक को आपने बनाया? ये ना समर स्टार्ट हो गया है और बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली मैंने इस पर जो लुक दिया ना वो समर की लुक दिया, मतलब येलो, आई वांट सम ऐड टू सम बटरफ्लाइज, मतलब जो एक जश्न बहारा टाइप वाला सीन होता है ना, मतलब येलो कलर्स और वो फुल फ्लावर्स वाला जो सीन होता है, मैंने इसको वो वाली लुक देने की कोशिश की है। और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बहुत प्यारा। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी खा लूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकती, बहुत प्यारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोग आपसे कस्टमाइज केक भी बनवाते हैं? बिल्कुल कस्टमाइज़ केक के ही ऑर्डर ज़्यादा होते हैं। ये फ्लावर्स वाला ट्रेंड तो मैंने खुद से ही स्टार्ट किया था। ये मतलब मुझे था कि मैंने ये मतलब ऐड करना है, या खुद से मुझे अच्छा लगता था फ्लावर्स के साथ डेकोर करना, बास्केट्स को डेकोर करना। और आपको पता है केक के ज़्यादा ना लुक के साथ, फ्लेवर के साथ उसकी पैकिंग बहुत मैटर करती है कि आप किस चीज़ में उसको पैक करके दे रहे हो। तो बेसिकली जब मैं पैक करती थी ना तो उसके ऊपर फ्लावर्स लगा देती थी। फिर वहाँ से आई गॉट द आइडिया कि नहीं यार केक के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो फिर मैंने बॉक्स से हटा के केक के ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो वो ज़्यादा उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो बिल्कुल कस्टमाइज़ केक्स भी होते हैं डिफरेंट तरह के। जैसे अभी PTI का केक मैंने बनाया था जिस पे इमरान खान का टॉपर उन्होंने बनवाया था मुझसे, तो इतना अच्छा तो नहीं था, परफेक्ट नहीं था। लेकिन वो क्या था, वो आपने बनाया खान साहब के लिए था या फिर आपसे किसी फ़ैन ने कहा था बनाने को? किसी फ़ैन ने, उनका बहुत डीप हार्ट फ़ैन था उसने बनवाया था।
कि अपनी बर्थडे का केक था और उसके ऊपर इमरान खान का जो था ना वो हमने टॉपर रेडी किया था। 8 साल की एक तवील जर्नी है आपकी, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? फैमिली का सपोर्ट था, क्या था? स्टार्ट में फैमिली का सपोर्ट इस तरह से नहीं था क्योंकि आई बिलोंग टू अ टिपिकल देसी फैमिली जहाँ पर जो है वो लड़की का काम करना थोड़ा सा मसला होता है। पहले होता भी था, आई थिंक 7-8 ईयर्स बैक कोई भी इतना ओपनली लड़की इजीली काम नहीं कर सकती थी, तो तब शायद सबकी फैमिलीज़ में ऐसा होता था। लेकिन माशाल्लाह से अब जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। यानी कि अब इवन रिलेटिव्स भी, मामा पापा ने तो पहले किसी को नहीं पता लगने दिया था कि इकरा इज़ डूइंग समथिंग तो लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चलता था तो कुछ अप्रिशिएट करते थे, कुछ डीमोटिवेट भी करते थे, लेकिन माशाल्लाह से अब सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं अब फ्यूचर में क्या प्लान है? क्या इस होम बेस्ड को ही रखेंगी बिजनेस को या फिर अपने आउटलेट की तरफ जाएंगी? मेरा प्रॉपर प्लान है और अभी मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए ना थोड़ा सा जो है बैक ऑफ कर जाती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क तो लेना पड़ता है बिजनेस में। तो मेरा माइंड है कि अब मैं आउटलेट की तरफ जाऊँ क्योंकि वेंडर्स मेरे बहुत ज़्यादा है, लाइक मतलब मुझे ना डिफरेंट स्कूल्स के साथ वेंडिंग करने का भी मौका मिल चुका है। तो मुझे है कि अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करूँ और अगर आर्ट है तो शोकेस करना चाहिए, यू नो। मुझे बताएं कि जब आप स्टार्ट किया तब आप कितना अर्न कर रही थी और आज आप कितनी इनकम है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो सब जानना चाहेंगे। हाँ एग्जैक्टली। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी थी बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन माई यूनिवर्सिटी ऑन स्कॉलरशिप, तो मैं अपनी फीसेस भी खुद से पे करी थी, इससे मेरा इतना निकल आता था। लेकिन अब माशाल्लाह से क्योंकि मैं बैचलर्स भी कर चुकी हूँ, मास्टर्स भी कर चुकी हूँ, तो अब मेरी इनकम इतनी है कि मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है ना वो अफोर्ड कर सकती हूँ। फिर भी कितनी होगी एस्टिमेट कोई बताएं, फिगर बता दें ऐसे अंदाजन। हाँ 6 डिजिट है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि खाना पकाने का क्या बचपन से शौक था? खाना पकाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है अगर अभी भी आप मुझे कहोगे ना कि जाके सिंपल दाल बना लो, मुझे नहीं बनाने आती। मुझे अगर आप कहोगे कि मतलब कोई बड़ा से बड़ा डिज़र्ट बना लो, लजानिया बना लो, पास्ता बना लो, मैं वो बना लूँगी और वो मैं अपनी रेसिपीज़ से बनाऊँगी, वो मैंने कहीं से भी नहीं सीखा होगा। लेकिन अगर सिंपल हंडिया बनाने के लिए मुझे कहोगे ना, मुझे नहीं आती वो बनाने। तो मुझे कुकिंग का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ और सिर्फ ना डिज़ाइनिंग का शौक था बहुत ज़्यादा। वो पता नहीं कैसे अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो बेकिंग का आर्ट भी आ गया और फिर बेकिंग के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करने लग गई। वो फिर क्रिएटिव साइड जो है ना वो पूरी की पूरी केक के ऊपर आ गई। अच्छा इकरा, मुझे बताएं कि जो अभी आपने केक इतना खूबसूरत सा तैयार किया है, इसकी क्या प्राइस है? ये तो मैंने वैसे आपके लिए रेडी किया था, लेकिन अगर मैंने ये सेल करना हो तो मैं 2000 to 2500 का सेल करूँगी। डिपेंड्स ऑन द फ्लेवर कि कस्टमर क्या फ्लेवर डिमांड कर रहा है इसमें। ठीक है। और अच्छा, मुझे थोड़ा सा ना क्वालिटी के हवाले से बता दें कि आप जो चीज़ें इस पर यूज़ करती हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है, और क्या जो ये केक आप बनाती हैं वो आप खुद भी खाती हैं, घर वालों को भी खिलाती हैं या सिर्फ लोगों को ही देती हैं? यार इकरा मत पूछो ये बात, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं। बेसिकली मेरे अब्बा को तो बहुत ज़्यादा शौक है वनीला कैरमल क्रंच खाने का ना, मतलब केक। तो बेसिकली जब भी मैं बनाती हूँ वो कहते हैं बेटा एक केक तो मेरे लिए साइड पे होगा पूरा का पूरा। मेरी दादी जान को जो है वो बनाना ब्रेड बहुत पसंद है, तो बनाना ब्रेड में जितनी भी बनाऊँ वो कम होती है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा लेती हैं। तो बेसिकली मैंने अपने ब्रांड का नाम ना जब मम्स किचन डिसाइड किया तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया था कि ये अफिलिएट कर रहा है एक मदर के रिलेशनशिप को, कि अम्मी जो है वो मतलब किचन, मम्स किचन। तो बेसिकली मैं उसी चीज़ पर ज़्यादा अपना फोकस रखती थी कि मैंने प्रीमियम प्राइस भी अगर चार्ज करी हो ना तो मैंने क्वालिटी इतनी ही देनी है जितने कस्टमर कहें कि यार वाकई वर्थफुल है। तो मेरी जो क्वालिटी है ना वो माशाल्लाह से इसी तरह से होती है कि मतलब जितना वो लुक वाइज प्यारा लगता है उतना ही अंदर से डिलीशियस लगता है। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि जो नाजरीन आपको देख रहे हैं वो अगर आपसे ये प्यारे और खूबसूरत से केक ऑर्डर करना चाहते हैं, आपसे ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपसे किस तरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो है MK_Ikra_Mahnur_ और मेरा जो फेसबुक पेज है वो है मम्स किचन के नाम से, तो दे कैन ऑर्डर फ्रॉम देयर एज वेल। वहाँ पे मेरी सारी कैटलॉग, सारी पिक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा इकरा, मुझे ये बताएं कि आपकी जर्नी में जो 8 साल की जर्नी है इसमें एक मिसहैप भी हुआ, आपका शायद अकाउंट हैक हुआ और उसके बाद आप काफ़ी डीमोटिवेट हो गया आपने बताया, तो फिर उसके बाद खुद को कैसे आपने चेयर अप किया और फिर काम की तरफ किस तरह आई? बिल्कुल सही कह रही हो इकरा, मेरा रिसेंटली बिल्कुल 6 मंथ्स बैक जो है मेरा इंस्टाग्राम पेज जो था वो डिलीट हो गया था। और आपको पता है मेरे लिए वो मेरी एक आउटलुक ही थी, मतलब आउटलेट की तरह मैं उसको ट्रीट करती थी कि क्योंकि लोग मेरे पास ऑनलाइन क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, तो वो सिर्फ मेरा इंस्टाग्राम पेज देख के ही मुझे ऑर्डर प्लेस करते थे। तो जब आपने 7 ईयर्स की पूरी एक जर्नी वहाँ पे पोस्ट की होती है तो वो आपके लिए बड़ी एक प्रीशियस चीज़ होती है कि सब कुछ वहाँ पे ऑलरेडी पोस्टेड है, क्लाइंट ने आपसे बहस नहीं करनी, क्लाइंट ने सारा आपका कंटेंट में ही देखा है और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि अच्छा इतना पुराना पेज है। बट आपको पता है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स और बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक वो जब मेरे लिए वो डिलीट हुआ पेज तो मेरे लिए वो ऐसा था कि जैसे मेरी किसी दुकान पर आग लग गई है, लिटरली मेरे लिए ऐसे था। तो खैर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी और मुझे तब ये रियलाइज़ होने लग गया था कि शायद ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं और मुझे इसको बंद कर देना चाहिए, मुझे अब शायद जॉब की तरफ चले जाना चाहिए। तो लेकिन फिर जो मेरे माशाल्लाह से क्लाइंट्स थे, जो मेरे
रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये जो स्किल है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हाथ में। पेज इज़ समथिंग जिसको देख के लोग सिर्फ आते होंगे, लेकिन स्किल तुम्हारे पास है। तो अब यकीन करो, मैंने अब वो दोबारा पेज स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है उस पर, मुझे पहले से ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं उस पर। तो ये होता है कि अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेहतर लिखा होता है। हम उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या हो गया, इतना बुरा क्यों हो गया, ये हो गया, लेकिन उसके बाद जो आने वाली जर्नी होती है ना, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि आपके साथ क्या होना है। मैं अपने पीछे बहुत सारी शील्ड्स देख रही हूँ, अवार्ड्स देख रही हूँ, तो इनके बारे में बताएं। ये बेसिकली मुझे मेरी पूरी जर्नी के दरमियान में मिले हैं। कभी जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के बेसिस पे, कभी वुमेन एंटरप्रेन्योर की बेसिस पे, और कभी जो है वो मैं बिजनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी उनकी बेसिस पे। लेकिन मिले सब कुछ जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुझे बाकू का वीज़ा भी मिला हुआ है दुआ करें मैं चली जाऊँ। मुझे बताएं कि वो बाकू का जो वीज़ा आपको मिला है, स्पॉन्सर्ड हुआ है, कितने वहाँ पे लोग मेंबर्स हैं जिनमें से आप सिलेक्ट हुई हैं? वहाँ पे बहुत, वो बेसिकली अवार्ड शो था, वुमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड शो था, और तरह तरह की लेडीज़ जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। हर तरह के शोबे से वुमेंस का एक अवार्ड शो था, और उसमें मतलब ऑलमोस्ट 2000 लेडीज़ का एक अवार्ड शो था, जिसमें सिर्फ 5 लोगों को मिला था, और उनमें से एक लकी मैं थी। बहुत अच्छी बात है। आप बाकू जाएँ, वहाँ जाके केक बनाएं और फिर बाकू के लोगों को भी खिलाएं। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहती हैं वो आप दे दें। बिल्कुल, मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम ये टैगलाइन हमेशा सुनते आए हैं, बल्कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग कहते हैं, लोगों का काम है कहना, और शायद हम ही वो लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आपने भी एक कान से सुन के एक कान दूसरे कान से निकाल देने होता है, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स भी आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे उस टाइम पे, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेजेस पर हो, अभी आप अपने आप को प्रूव करने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम कितना लगता है इट डिपेंड्स ऑन योर जर्नी, कि आप कितने टाइम में अपने आप को जो है वो प्रूव करके दिखाते हो। जब एक दफ़ा आप अपने आप को प्रूव कर दोगे तो वही जो लोग कह रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो आपको बड़ा पॉजिटिव वे में फिर सब कुछ कह रहे हो। फिर आपकी सैलरी के बारे में पूछेंगे, और पूछेंगे कि आपने हाथों का जादू हमें बता दें। ऐसा ही होता है। फिर वो लोग पॉजिटिव वे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं कि सीखो, इससे कुछ सीखो, तो ये चीज़ होती है। थैंक यू सो मच।